हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज मैं अर्जुन कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, पानियर मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज पढ़ावा बाराबंकी, आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो हम आपको पिछले वीडियो में प्रोवाइड कर रहे थे वीडियो, उसी को आगे बढ़ाते हुए उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक क्या है? मस्कुलर टिश्यू इसको कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू। सीधी सी बात है कि हमारे शरीर में या एनिमल्स में वह ऊतक जो लोकोमोशन, प्रचलन में सहायता करता है वो पेशीय ऊतक होता है, क्योंकि यह संकुचनशील होता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी होने के कारण इसमें संकुचन होता है और लोकोमोशन, प्रचलन में ये हेल्प करता है। अब बात करें ओरिजिन की, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? उत्पत्ति भ्रूणीय मीसोडर्म, जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, उस मीसोडर्म के द्वारा या मध्य स्तर के द्वारा इसकी ओरिजिन होती है, उत्पत्ति होती है। अब इसके बाद हम चर्चा कर लें कि इसकी संरचना किस प्रकार होती है। संरचना, स्ट्रक्चर। संरचना में कुछ पॉइंट्स को ध्यान देने हैं कि जनरली इनकी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो सेल्स लंबी होती हैं, लंबी कोशिकाएं होती हैं। सेल्स में सेल्स की जो आउटर कवरिंग होती है, बाह्य स्तर होता है, उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं, जैसे सार्कोलेमा। और न्यूक्लिएटेड होती है, एक हो सकते हैं या एक से अधिक केंद्रक हो सकते हैं। और इस सेल्स में उपस्थित जो लिक्विड है, जो जेल लाइक सब्सटेंस होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म ना कर करके हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। अब इसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। और जो यहाँ पर रेटिकुलम होता है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है। तो इस प्रकार का इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है। अब हम बात करें कि ये टिश्यू कितने प्रकार का होता है, हमारे शरीर में अंगों में कहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें टिश्यू के टाइप्स, यानी जो पेशीय ऊतक है वो कितने प्रकार का होता है। पेशीय ऊतक मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। रेखित पेशी, अरेखित पेशी एंड थर्ड वन इज है तीसरा, इसको हम हृत पेशी कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रिएटेड या वॉलेंट्री मसल्स। स्ट्रिएटेड और वॉलेंट्री मसल्स, यहाँ पर इसको अनस्ट्रिएटेड और इनवॉलेंट्री मसल्स, और थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स। तो आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, ये 3 प्रकार का ऊतक है, जिसमें हम रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृत पेशी में डिवाइड करते हैं। अब हम इनके स्ट्रक्चर और इनमें क्या डिफरेंस है वो हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम इनके डायग्राम बनाते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे कि ये ऊतक किस प्रकार से वर्क करते हैं, संरचना कैसी होती है। सपोज दैट ये टिश्यू है, बेलनाकार मसल्स हैं, आपको दिख रही है। ये एक रेखित पेशी की संरचना है। रेखित पेशी की संरचना जो होती है जनरली वो
बेलनाकार होती हैं और न्यूक्लियस एक से अधिक, अभी हमने बताया था कि इनमें न्यूक्लियस एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है। तो आप देखेंगे इसमें जो न्यूक्लियस हैं वो एक से अधिक होते हैं। वहीं पर जो दूसरी है आरेखित पेशी, इसके मसल्स फाइबर स्पिंडल शेप होते हैं इस प्रकार से। इनमें भी सिंगल न्यूक्लियस होता है। दोनों में डिफरेंस अगर हम देखें, अब देखिए ये जो पेशी बनी हुई है ये रेखित है और ये आरेखित। इस पर देख रहे हैं आप, ये डार्क बैंड्स हैं और लाइट बैंड, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और यहाँ पर लिक्विड होता है जिसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। दिस इज सार्कोलेमा, सार्कोलेमा कहते हैं। और ये न्यूक्लियस जुड़े हुए हैं लेकिन सिंगल न्यूक्लियस है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों पेशी ऊतक हैं, रेखित पेशी और आरेखित पेशी। दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस आप यहाँ पर अपने आप कर सकते हैं कि रेखित पेशी के जो पेशी तंतु हैं लंबे, पतले और बेलनाकार होते हैं। पहला पॉइंट दोनों में डिफरेंस हो गया। पेशी तंतु क्या है? लंबे, पतले, बेलनाकार होते हैं। यहाँ पर आपको पेशी तंतु जो है तर्करूपी दिखते हैं स्पिंडल से, स्पिंडल तर्करूपी या स्पिंडल से दिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो रेखित पेशियां हैं उन पर गहरे एवं हल्के रंग की अनुप्रस्थ पट्टियां पाई जाती हैं। आप देख रहे हैं ये गहरे रंग की अनुप्रस्थ पट्टियां हैं और ये हल्के रंग की अनुप्रस्थ पट्टियां हैं, लेकिन जबकि आरेखित पेशियों में ऐसा नहीं होता है। तो आपके दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेखित पेशियों में अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, केंद्रक की बात करें, तो रेखित पेशियों में जो केंद्रक है वो एक से अधिक होते हैं। फिक्स नहीं है कि एक होगा या दो होंगे, एक से अधिक केंद्रक होंगे रेखित पेशियों में। जबकि हम आरेखित पेशियों की बात करें तो एक ही केंद्रक पाया जाता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की वर्किंग की बात कर लें कि रेखित पेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। रेखित पेशियां इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए इनको ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। जबकि आरेखित पेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, इसलिए इनको हम अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। चौथा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पांचवा, रेखित पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? तो रेखित पेशियां जाहिर सी बात है हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। हाथ, पैर, इस तरह के जो ऑर्गन्स हैं जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं उन अंगों में पाई जाती हैं। जबकि आरेखित पेशियां मोस्टली फाउंड इन आवर इंटरनल ऑर्गन्स। कहने का मतलब ये है कि जो आरेखित पेशियां हैं वो हमारे शरीर के आंतरांगों में पाई जाती हैं, जैसे पित्ताशय हो गया, यकृत हो गया, आहार नाल हो गई। तो इस प्रकार से जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते हैं ऑर्गन्स उनमें पाई जाते हैं। इसके साथ साथ जो रेखित पेशियां होती हैं उनको हम कंकाल से जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें कंकाल पेशियां भी कहते हैं। इनके एक सिरा जो होता है इनका वो टेंडन के द्वारा जुड़ा रहता है, जबकि आरेखित पेशियों में ऐसा नहीं होता है। वो पेशियां कहीं भी बोन्स के द्वारा या कंकाल के द्वारा जुड़ी नहीं होती हैं, इसलिए अकंकाली पेशियां कहलाती हैं। तो दीज आर बेसिक डिफरेंस इन स्टेटेड एंड अनस्टेटेड मसल्स, यानी कि क्या है रेखित और अरेखित पेशियों में जो अंतर है वो आप इस फिगर के माध्यम से समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इनका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है किस प्रकार वर्क करती हैं। रेखित पेशियों की संरचना और कार्य। सपोज दैट ये एक मायोफाइब्रिल्स है, इस प्रकार होता है। मायोफाइब्रिल्स रेखित पेशी की संरचना है और इसका जो डिटेल आप स्ट्रक्चर देखेंगे
प्रकार आपको बैंड्स दिखाई देंगे। इनके सिरे पतले, आप देख रहे हैं जैसे हम ड्रा कर रहे हैं डायग्राम, और इनके सिरे पर इस प्रकार से कुछ उभरे हुए कंटक होते हैं, जिनको कंटक कहते हैं या स्पोर्स कहते हैं। These are spores, कंटक। अब इतना जो पोर्शन है बीच में यहाँ पर इस प्रकार से जो आपको दिखता है, इसको एम लाइन कहा जाता है। ये एम लाइन है और ये पोर्शन जो है ये ए बैंड कहलाता है, और इनके बीच में आपको आई बैंड दिखते हैं। इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। इनको आई बैंड कहते हैं। आई बैंड का मतलब है आइसोट्रॉपिक स्ट्रिप्स, और ए बैंड जो हमारे होते हैं ये एन आइसोट्रॉपिक बैंड्स, ये एम लाइन। तो ये एक आपको जब इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे कि ये वर्क कैसे करती हैं। तो देखिए, वर्क करने से पहले पेशियों में जो खिंचाव होता है, खिंचाव में बल होता है और ये कार्य करती हैं। होता क्या है कि यहाँ पर जो आपको ये आइसोट्रॉपिक बैंड्स दिख रहे हैं, इनके बीच में जो ट्रोपोनिन प्रोटीन होती है, साथ ही साथ इससे सेल्स में जो साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैल्शियम आयन को रिलीज करते हैं, और इनके बीच में एक ट्रोपोनिन प्रोटीन का ब्रिज बनता है यहाँ पर। यानी कहने का मतलब ये इस प्रकार से ये इलांगेट होकर के आपस में आकर के इस प्रकार से यहाँ पर क्रॉस ब्रिज बनता है, एक्टोमायोसिन क्रॉस ब्रिज। एक्टोमायोसिन के जब क्रॉस ब्रिज बनते हैं फिर क्या होता है कि ये पेशियां इनमें खिंचाव होता है, आपस में ये सिकुड़ती हैं, और जब सिकुड़ती हैं तो खिंचाव उत्पन्न होगा और वो कार्य संपन्न होगा जो डिजायर किया गया है ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसके इच्छानुसार जो कार्य है वो संपन्न होगा। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होता है, जब हम दूसरा कार्य करते हैं, यानी तो हमने बताया कि हमारी इच्छानुसार कार्य करते हैं, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो कैल्शियम आयन रिलीज हुए थे वो पुनः जो साइटोप्लाज्म में आए थे, यानी साइटोप्लाज्म में आए थे, वो पुनः साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं, और ये जो ब्रिज बना है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बैक हो जाती हैं। तो इस तरह से ये अपनी पुनः स्थिति या पूर्व स्थिति में आती है। ये पूरी प्रक्रिया क्षण विसर्पण मत कहलाती है, जिसको हक्सले ने प्रपोज किया था, बताया गया इस प्रकार से। और यहीं पर अगर हम इसका यहाँ से टीएस काट रहे हैं इसके थ्रू, तो टीएस काटेंगे तो इसमें जो हमको मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन होती हैं वो हेक्सान एंड ट्राइगान के रूप में दिखाई देती हैं। हेक्सान भी जैसे कि इस प्रकार से जो बेंजीन रिंग होती है कुछ उस प्रकार से, ऐसे ये आपको दिख रहा है, आप देखेंगे ये ट्राइगान है। अब ये जो हेक्सान आपको दिख रहा है, हेक्सागान, ये एक्टिन प्रोटीन होती है, और जो ट्राइगान आपको दिखता है, ट्राइगान दैट इज मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन इस हेक्सान एंड ट्राइगान के रूप में दिखते हैं जब हम स्पोर्स के थ्रू इसका सेक्शन काटते हैं कंटैक्ट के थ्रू। तो ये आपका पूरा पेशीय ऊतक है, इसमें डिफरेंस पढ़ लिया है। अब हम दूसरे ऊतक की बात करेंगे जो है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक आप जानते हैं कि जैसे
लाइट उसकी सप्लाई होती है, स्विच ऑन करते हैं बल्ब जल जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे भी शरीर में एक ऐसा जाल फैला हुआ है जिसके थ्रू यानी कि जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं, यानी कि कह लीजिए जो चार्ज होता है बॉडी में, करंट होता है, उसका जो मैसेज होता है वो मस्तिष्क तक कैसे पहुंचता है, इन नर्वस टिश्यू के थ्रू पहुंचता है। इस जाल फैला हुआ है और मस्तिष्क जो भी आदेश देता है वो इफेक्टर आदेश तक पहुंचता है। इस प्रकार से एनिमल में जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, कह लीजिए जैसे सिग्नल का ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है, उस नर्वस टिश्यू के द्वारा होता है। इसको हम कहते हैं तंत्रिका ऊतक कहते हैं, तंत्रिका ऊतक। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू जो है जनरली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिशन के लिए, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स इन आवर बॉडी। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखें किस प्रकार से एक नर्व सेल होती है। हमारे शरीर में जो तंत्रिकाएं होती हैं तो वो 3 प्रकार से होती हैं। एक होती है संवेदी, दूसरी होती है वाहक और मिश्रित। तो इस प्रकार से हम एक तंत्रिका ऊतक की संरचना जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले एक तंत्रिका ऊतक या नर्व सेल इस प्रकार से, सपोज दैट इस प्रकार से देखेंगे। ये एक सेल है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन में आप देखेंगे कि इसमें मुख्य रूप से इसके कई पार्ट्स हैं, मेनली साइटॉन, सेकंड डेंड्रॉन, थर्ड वन इज एक्सॉन। अब साइटॉन पार्ट कौन सा होता है, इसका जो मेन पार्ट है, न्यूक्लिएटेड पार्ट है, वो साइटॉन कहलाता है। यानी ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये साइटॉन है। इस भाग को हम कहते हैं साइटॉन। साइटॉन को सेल बॉडी यानी कोशागार भी कहते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे आप कुछ न्यूक्लियस के चारों ओर इस प्रकार से कुछ कण दिखाई देते हैं। इन कणों को हम नेसेल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। दीज आर नेसेल्स ग्रेन्यूल। और अब देखेंगे कि साइटॉन इसका मेन पार्ट है। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको दिखाई देंगे which are provide energy। साइटॉन से एक से अधिक लंबी और मोटी नलिकाएं निकलती हैं। जैसे कि यहाँ से आप यहाँ तक का देख रहे हैं पोर्शन, इन नलिकाओं को हम डेंड्रॉन कहते हैं। डेंड्रॉन्स आगे चलकर फिर अपेक्षाकृत पतली नलिकाओं में बढ़ जाती हैं जिनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। यहाँ देखें आप, ये डेंड्राइट्स हैं जो कि सेंसरी नेचर होती हैं, ये सिग्नल को रिसीव करती हैं, सिग्नल फैले होते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे साइटॉन जो है, साइटॉन से एक लंबी नलिका निकलती है। ये लंबी पतली जो नलिका होती है इसी नलिका को एक्सॉन कहा जाता है। दिस इज एक्सॉन। और एक्सॉन के चारों ओर एक शीट होती है, एक कवरिंग होती है। उस कवरिंग को क्या कहते हैं, न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा कहलाती है। अब न्यूरिलेमा का निर्माण हम बात करें किसके द्वारा होता है, तो न्यूरिलेमा का निर्माण विशेष प्रकार की कोशिकाओं से होता है। उन कोशिकाओं को स्वान सेल्स कहते हैं और ये न्यूक्लिएटेड होती हैं।
ये स्वान सेल्स है। स्वान सेल्स आप देख रहे हैं जहाँ पर ज्वाइंटिंग है, इनके इस प्लेस को नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है। रैनवियर के नोड ऑफ रैनवियर या रैनवियर के नोड कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि एक्सान की एंडिंग होती है, जो टर्मिनल्स होते हैं वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं लाइक दिस, और इनके जो टर्मिनल्स होते हैं खुले होते हैं जिनको सिनेप्टिक नॉब या सिनेप्टिक घुंडियां कहते हैं। सिनेप्टिक नॉब्स होते हैं, सिनेप्टिक घुंडियां हैं, ये क्या करती हैं, ये नेक्स्ट न्यूरॉन जो अगला न्यूरॉन है उससे जुड़ करके एक संबंध स्थापित करते हैं। उस संबंध को कहा जाता है युग्मानुबंधन। इसी से फिर सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, दूसरी कोशिका से नेक्स्ट कोशिका में, इस प्रकार से जो भी मैसेज होता है वो ब्रेन तक, और ब्रेन का मैसेज रिसेप्टर ऑर्गन तक पहुंचता है। लेकिन कैसे, उसको भी देख रहे हैं यहाँ पर, जो युग्मानुबंधन है, युग्मानुबंधन जिसको कहा जाता है सिनेप्सिस और सिनेप्सिस। कैसे डिफाइन करते हैं सिनेप्सिस, यानी कि द जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स इज नोन एज सिनेप्सिस। दो न्यूरॉन्स के जुड़ने की प्रक्रिया सिनेप्सिस या युग्मानुबंधन कहलाती है, जिसको सबसे पहले सेरिंगटन ने डिस्क्राइब किया था। सेरिंगटन ने बताया था। आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो जनरली इसमें इस प्रकार से दो न्यूरॉन्स होते हैं, ये दिख रहा है आपको माइटोकॉन्ड्रिया है, और इस पर कुछ चैनल्स होते हैं, प्रोटीन चैनल्स होते हैं। कैल्शियम चैनल से कैल्शियम डाइवैलेंट आयन इसके थ्रू अंदर आता है, और जब इंपल्स आती है यहाँ से इंपल्स आवेग, इसमें विशेष प्रकार का एक केमिकल सब्सटेंस भरा होता है। उस केमिकल सब्सटेंस को इन थैलियों में जो वेसिकल्स हैं उनको सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। सिनेप्टिक वेसिकल्स, इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, उसको हम एक नाम देते हैं एसिटिलकोलिन। शॉर्ट में एसिस कहा जाता है। एसिटिलकोलिन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये चैनल्स हैं, चैनल्स के थ्रू कैल्शियम डाइवैलेंट आयन अंदर आते हैं। फिर होता क्या है कि ये जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये आगे से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स कहलाता है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये पीछे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच का स्पेस जो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब पीछे वाला जो न्यूरॉन है इस पर कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन चैनल्स जिनको रिसेप्टर्स कहा जाता है, ग्राहक। जब भी इंपल्स मिलता है तो इंपल्स मिलने पर होता क्या है कि यहाँ से ये जो थैलियाँ हैं सरफेस पे आती हैं, और आने के बाद यहाँ पर ब्रस्ट हो जाती हैं। जब फटती हैं तो ये केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन हार्मोन है, जो ये रिलीज हो जाता है यहाँ पर लाइक दिस। ये रिलीज होने के बाद और ये रिसेप्टर से आकर के यहाँ पर जुड़ता है। रिसेप्टर्स पर जब जुड़ता है ये न्यूरोट्रांसमीटर, फिर क्या होता है, यहाँ पर जुड़ने के बाद जो मैसेज होता है, जो इंपल्स होता है, वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में इंटर कर जाता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से सिग्नल न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स के थ्रू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में ट्रांसफर हो गया, और फिर आगे की वही प्रोसेस एक्सन के थ्रू जब नेक्स्ट न्यूरॉन के एंडिंग में पहुंचता है, फिर वहां पर यही प्रोसेस रिपीट होती है, यानी कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से फिर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार से जो मैसेज होता है वो ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, जो उसका मैसेज होता है वो उस इफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है। लेकिन
ये इतनी प्रोसेस विद इन मिली सेकेंड में कंप्लीट होती है, बहुत ही फास्ट क्विक प्रोसेस होती है। तो इस प्रकार से जो टिश्यू है हमारा, ये नर्वस टिश्यू कहलाता है, तंत्रिका ऊतक कहलाता है, और इसकी सिग्नलिंग इस प्रकार से होती है हमारी बॉडी में। जैसे ठीक उसी प्रकार से जैसे हम घर में अपने स्विच ऑन करते हैं बल्ब जल जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी जो आवेश होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसका ट्रांसमिशन किस प्रकार होता है वो इस तरह से होता है। अब इसके साथ साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप इस वीडियो में